मैं डॉक्टर अंशुल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र और काउंसलर इग्नू, आज आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग कोर्स BSOE 148 सामाजिक स्तरीकरण के खंड 3 अस्मिताएं एवं असमानताएं के इकाई 9 लैंगिक और असमानताएं नामक विषय पर बात करेंगे। तो लैंगिक और असमानताएं इस विषयों को समझने से पहले हम थोड़ा सा सामाजिक स्तरीकरण पर चर्चा करेंगे कि ये क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके स्वरूप क्या हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब इस चर्चा में रहेंगे और आगे आप पाएंगे कि लैंगिक असमानता जो है वो सामाजिक स्तरीकरण से ही संबंधित या उसका ही एक रूप है। तो लैंगिक असमानता को समझने से पहले हमको उसका जो मूल स्वरूप है या वो कहाँ से उसका उद्भव हुआ है, वहाँ पर हम उसको जानने का प्रयास करेंगे। तो इसी के तहत हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, हमारा जो टॉपिक है सामाजिक स्तरीकरण की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण किसे कहा जाता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, जब समाज के संपूर्ण सदस्यों को उच्च या निम्न स्थिति में बांट दिया जाता है और यह विभाजन समाज के लोग या समाज स्वीकृत भी कर लेता है, तो इसे हम सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो समाज का उच्च और निम्न इकाइयों में विभाजन या सीढ़ी नुमा विभाजन, जिसमें हम कुछ लोगों को उच्च और कुछ को निम्न की श्रेणी में रखते हैं, उसे भी सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण असमानता का ही एक प्रकार है और इसे हम यह भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों को जो है हम उच्च और निम्न स्थिति में विभाजित कर देते हैं और फिर जब ये विभाजन समाज द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो इसे हम सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानते हैं। अगर सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषाओं की बात करें तो रेमंड मूरे ने कहा कि स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया एक विभाजन है जो क्रमागत होता है, मतलब एक स्तर में बटा होता है, 1 बाय 1, जैसे सीढ़ियां होती हैं, स्टेप्स होते हैं 1 बाय 1, वैसे ही ये समाज का विभाजन है जो क्रमगत होता है, अर्थात वो कुछ श्रेणियों में बटा होता है। तो इस परिभाषा के आधार पर अगर हम समाजीकरण का अर्थ निकालें तो उससे ये स्पष्ट होता है कि यह एक प्रकार का श्रेणीकरण है। कैसा श्रेणीकरण? जिसमें समाज के सभी सदस्य उच्च या निम्न क्रमों में सजे रहते हैं और इसी के द्वारा समाज की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। इसको हम लोग एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पुलिस की व्यवस्था है, तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे उच्च इकाई के रूप में सबसे ऊपर पुलिस महानिदेशक या जिसे हम कहते हैं IG, उनके बाद DIG, फिर SP, ASP या DSP, SO, SI, ASI, हवलदार, सिपाही इत्यादि, ये सब क्या है, एक क्रम में बटे हुए होते हैं और ये जो स्तरीकरण है इससे पुलिस की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो हम आशा कर सकते हैं कि आपको स्तरीकरण का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब हम अगर बात करें सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं की, तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि जो सामाजिक स्तरीकरण होता है वो उसकी प्रकृति सामाजिक होती है। सामाजिक कहने का अर्थ क्या है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है या इसकी जो प्रक्रिया है वो केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं होती है, बल्कि ये संपूर्ण समाज में व्याप्त होती है। सामाजिक स्तरीकरण को जब हम समझते हैं तो समाज में उसको व्यक्तियों को जो विभिन्न प्रकार के पद प्राप्त होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की उनको परिस्थितियां और उसके आधार पर उनको जो भूमिकाएं प्राप्त होती हैं, उस आधार पर हम सामाजिक स्तरीकरण को समझ सकते हैं। अर्थात व्यक्तियों को कौन कौन सी परिस्थितियां मिली हुई हैं और आप सब जानते हैं कि परिस्थिति के अनुसार ही व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं भी निभानी पड़ती हैं। परिस्थिति आप सब जानते हैं कि व्यक्ति जब समाज में किसी एक समय में जिस पद को धारण किए हुए होता है वो उसकी
प्रस्थिति कहलाती है। जैसे अभी मैं आपके सामने एक विषय विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हूँ, तो यह मेरी प्रस्थिति है और उसके अनुसार मेरी भूमिका है कि आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझाऊँ। यहाँ से निकलने के बाद मेरी ये परिस्थिति नहीं रह जाएगी, मेरी परिस्थिति बदल जाएगी। जब मैं परिवार में अपने सदस्यों के बीच में पहुँचूँगी, तो मैं वहाँ पर किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ, किसी की पत्नी हूँ, तो वहाँ पर मेरी जो परिस्थिति है वो बदल गई और उसी के अनुसार मैं अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करूँगी। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि स्तरीकरण में भी जो व्यक्ति हैं उनके पास विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं और उसी के अनुसार वो भूमिकाएँ निभाते हैं और इन्हीं परिस्थितियों और भूमिकाओं के आधार पर हम समाज में स्तरीकरण को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार की जो हमारी सामाजिक संस्थाएँ होती हैं, जैसे कि धर्म है, शिक्षा है, परिवार है, विवाह है, राजनीति है, ये सब भी समाज में स्तरीकरण करने का काम करती हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये संस्थाएँ भी कहीं न कहीं सामाजिक स्तरीकरण को जन्म देती हैं। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हम ये पाएँगे कि सामाजिक स्तरीकरण जो है, वो कोई नवीन प्रघटना नहीं है, अर्थात ये प्राचीन समय से विद्यमान है। जैसा कि मार्क्स का भी कहना रहा है कि हमेशा से समाज में 2 वर्ग मौजूद रहे हैं, एक श्रमिक वर्ग और दूसरा पूंजीपति वर्ग। इसके स्वरूप भले ही अलग-अलग रहे हैं, लेकिन ये प्रत्येक प्रकार से समाज में विद्यमान हमेशा से रहा है। अगली विशेषता की अगर हम बात करें तो हम पाएँगे कि प्रत्येक समाज में स्तरीकरण अवश्य ही पाया जाता है। कैसे पाया जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि आदिकाल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्तरीकरण ना पाया गया हो। हाँ, ये अलग बात है कि स्तरीकरण के जो आधार हैं, जो स्वरूप रहे हैं, उनमें कालों के अनुसार विभिन्नता देखने को मिली है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता। फिर हम बात करेंगे कि सामाजिक जो स्तरीकरण है उसके अनेक स्वरूप हैं। तो स्वरूपों की अगर हम बात करें तो जैसे विश्व के जो समाज हैं और हमने अभी चर्चा की कि विश्व के सभी समाजों में स्तरीकरण मौजूद तो रहा है, उसको स्वरूप भले ही अलग-अलग रहा हो। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में ये प्राचीन समय से वर्ण व्यवस्था, तत्पश्चात जाति व्यवस्था इत्यादि के आधार पर विद्यमान थी और अगर यूरोप की बात करें तो वर्ण व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था और अर्जित जो व्यक्ति द्वारा जो अर्जित किए गए हैं गुण, उनके आधार पर सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता था। मध्य युग में भी दास और स्वामी जो है स्तरीकरण के प्रमुख स्वरूप हुआ करते थे। अफ्रीका और अमेरिका में भी प्रजाति भेद लंबे समय से प्रचलित रहा है और अभी भी पाया जाता है। तो इन सभी समाजों में हम स्तरीकरण के इन विभिन्न-विभिन्न स्वरूपों को देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक स्तरीकरण जो है वो परिणामिक है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जो सामाजिक स्तरीकरण है ये समाज में अनेक प्रकार की असमानताओं को जन्म देता है और इस असमानता को हम जीवन जीने के जो अवसर हैं, जीवन जीने की जो शैलियाँ हैं, उनके रूप में हम देख सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के जो जीवन जीने का जो तरीका है, उनके जो जीवन जीने जीने की जो शैली है वो अलग-अलग होगी। तो समाज में किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, कितनी संपत्ति और कितना मानसिक संतोष प्राप्त होगा, यह समाज में उसके स्तर पर निर्भर करता है। जो समाज के विभिन्न स्तर हैं, उनमें मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक और मानसिक रोग, संतानों की संख्या, संघर्ष इत्यादि में भी विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएँ हमको देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही अगर हम ये भी कहें कि एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान में रहेगा, किस प्रकार के पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार की कॉलोनी में रहेगा, उसके पिता से कैसे संबंध होंगे, व्यक्ति किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करेगा, यह सब भी व्यक्ति के कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पर ही निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर जो व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर हैं और जीवन जीने की शैलियाँ हैं, वो अलग-अलग होती हैं, उनमें विभिन्नताएँ पाई जाती हैं, तो ये भी सामाजिक स्तरीकरण की एक विशेषता है।
छात्रों, अब हम बात करेंगे कि स्तरीकरण के जो आधार हैं उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं। मतलब जो स्तरीकरण किन आधारों पर टिका हुआ है या इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो उन आधारों को हम मुख्यतः दो रूपों में बांट सकते हैं। पहले आधार है प्राणी शास्त्रीय आधार और दूसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक आधार। तो हम एक एक करके इन आधारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राणी शास्त्री जो आधार हैं वो कौन कौन से हैं। तो समाज में जो व्यक्ति हैं और जो समूह हैं उनमें उच्चता और निम्नता का जो निर्धारण है अगर प्राणी शास्त्रीय आधार पर किया जाता है तो उसमें हम मुख्य रूप से लिंग, आयु, प्रजाति और जन्म इत्यादि को ले सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने लैंगिक असमानता को समझने से पहले या उस पर व्याख्यान देने से पहले क्यों सामाजिक स्तरीकरण की चर्चा की। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि जो लैंगिक असमानता है वो सामाजिक स्तरीकरण के प्राणीशास्त्रीय आधारों में से एक है। तो चलिए हम देखते हैं कि लिंग के आधार पर कैसे सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के रूप में जो सामाजिक स्तरीकरण है वो सबसे प्राचीन है। लगभग सभी समाजों में पुरुषों की स्थिति में स्त्रियों की जो स्थिति है वो पुरुषों से हमेशा से निम्न मानी जाती रही है। और कहीं न कहीं हम पाएँगे कि बहुत से पद ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के लिए ही निर्धारित रहे, अर्थात ये माना जाता रहा है कि पुरुष ही कुछ कामों को कर सकते हैं, स्त्रियाँ नहीं कर सकती हैं। जैसा कि कुछ समय पहले तक सेना में केवल पुरुषों को ही जाने की इजाज़त मिलती थी, महिलाओं को नहीं मिलती थी। हालाँकि अब धीरे-धीरे ये व्यवस्था बदल रही है। इसी और इसके अलावा अगर हम देखें तो पाएँगे कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति का पद है वो कोई स्त्री नहीं बन सकती है। हालाँकि संवैधानिक रूप से उनके यहाँ ऐसा कोई प्रावधान या ऐसी कोई अड़चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये पाया। इसके अलावा अगर हम अगले प्राणीशास्त्रीय आधार की बात करें तो उसमें हम आयु को ले सकते हैं। तो अगर हम पाएँगे अपने समाज को अगर हम देखें, भारतीय समाज की बात करें तो हमारे यहाँ आप देखेंगे कि जो आयु के आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण काफ़ी प्रचलित है। जैसे कि हमारे समाज में जो वृद्ध लोग होते हैं और जो बच्चे हैं या जो किशोर अवस्था में हैं, उनकी तुलना में वृद्धजनों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि जिसकी जितनी अधिक आयु होगी उसके पास उतना ही अधिक अनुभव होगा और वो उतना ही अधिक सम्माननीय होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आयु भी एक प्रकार का प्राणी शास्त्रीय आधार है जिसके आधार पर समाज में स्तरीकरण होता है और हम यह पाते हैं कि आयु के आधार पर कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता है और कुछ को कम दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम अगले प्राणी शास्त्रीय आधार की बात करें तो उसमें प्रजाति आता है और प्रजाति भी सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख आधार है। समाज में एक से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और जिस प्रजाति के लोग शासन में, सत्ता में होते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं, वो प्रजाति अन्य प्रजातियों की तुलना में श्रेष्ठ पाई जाती है। इसके अलावा आप देखते होंगे कि अमेरिका है या अफ्रीका है उसमें जो गोरी प्रजातियां हैं वो काली प्रजाति से अपने आप को कहीं न कहीं श्रेष्ठ समझती हैं और उनको काली प्रजातियों की तुलना में अनेक विशेषाधिकार और सुविधाएं प्राप्त हैं। अब बात करेंगे हम अगले प्राणी शास्त्रीय आधार की जिसमें जन्म आता है। तो जन्म भी सामाजिक स्तरीकरण को उत्पन्न करता है। जो लोग उच्च कुल, उच्च वंश में या उच्च जाति में जन्म लेते हैं वे अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। उनका ये मानना होता है कि हमने इस परिवार में या इस कुल में जन्म लिया है तो हम बाकी के परिवारों या बाकी के कुलों की तुलना में अपने आप में श्रेष्ठ हैं। इसके अलावा शारीरिक और बौद्धिक कुशलता भी सामाजिक स्तरीकरण के प्राणीशास्त्रीय आधारों में से एक है। वर्तमान समय में क्या है कि व्यक्ति की जो परिस्थिति है और उसका जो स्तर है,
उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं? व्यक्ति की जो बौद्धिक कुशलता है, उसके आधार पर ही करते हैं। तो जब व्यक्ति मानसिक रूप से कुशल होता है, उसके अंदर योग्यता होती है, तो उस जो समाज के उच्चतर जो पद है, उच्चतम पद है, उनको प्राप्त करने में सफल होते हैं। और जो लोग कुशल नहीं होते या शारीरिक रूप से उतने ज़्यादा, बौद्धिक रूप से उतने ज़्यादा कुशल नहीं होते, वो कहीं न कहीं इसमें पीछे रह जाते हैं। तो हम ये पाते हैं कि शारीरिक और बौद्धिक कुशलता के आधार पर भी समाज में, व्यक्तियों में और समूहों में विभाजन पाया जाता है। अब बात करेंगे हम सामाजिक स्तरीकरण के सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों की। तो हमने पहले भी आपको बताया कि सामाजिक स्तरीकरण के 2 प्रमुख आधार होते हैं। पहले हमने प्राणिशास्त्रीय आधारों की बात की और अब हम सांस्कृतिक सामाजिक आधारों की बात करेंगे। तो हम कहीं न कहीं हमें ये भी अपने ध्यान में रखना होगा कि जो प्राणिशास्त्रीय आधार हैं, वो तो लगभग सभी समाजों में एक ही रहते हैं, लेकिन जो सामाजिक और सांस्कृतिक आधार हैं, वो भिन्न-भिन्न समाजों में भिन्न-भिन्न प्रकृति के हो सकते हैं। जैसे कि भारत में जाति प्रथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक आधार के अंतर्गत आता है। वहीं हम अगर पश्चिमी और यूरोपीय समाजों की बात करें, तो वहाँ पर जाति के बजाय वर्ग व्यवस्था अत्यधिक सशक्त रूप से विद्यमान रही और अभी भी है। तो चलिए हम एक-एक करके इन सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संपत्ति। तो संपत्ति जो है उसके आधार पर भी समाज में स्तरीकरण किया जाता है। ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं कि न केवल आधुनिक समाज में बल्कि प्राचीन समाज में भी संपत्ति के आधार पर ऊंच और नीच का विभाजन हमेशा से पाया जाता रहा है। समाज में वो लोग उच्च माने जाते हैं जिनके पास पर्याप्त मात्रा में धन होता है। वह सभी प्रकार की विलासिता और सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीदने की क्षमता रखते हैं। और इसके विपरीत जो गरीब लोग होते हैं, जो संपत्तिहीन होते हैं, उनको हम निम्न मानते हैं। और जैसे-जैसे व्यक्ति के पास संपत्ति बढ़ती है, तो समाज में उसका स्तर भी बढ़ता जाता है। और अगर किन्हीं कारणोंवश उसकी संपत्ति कम हो रही है, व्यक्ति पहले से ही संपत्तिहीन है, तो समाज में उसका स्तर निम्न माना जाता है। इसके अलावा अगर हम अगले आधार की बात करें, तो वो आता है व्यवसाय। और व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का एक बहुत ही मुख्य और महत्वपूर्ण आधार है। समाज में क्या होता है कि कुछ जो व्यवसाय होते हैं वो बहुत ही सम्माननीय माने जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर का व्यवसाय, इंजीनियर हैं, वकील हैं, अध्यापक हैं, ये सब बहुत ही, या आईएएस ऑफिसर हैं, इस श्रेणी के जितने भी पद हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, ये सब क्या हैं, बहुत ही उच्च माने जाते हैं। और वहीं अगर हम देखें कि जो बाल काट रहे हैं या जो जूतों का काम कर रहे हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं, तो इन सबको, जो मैंने अभी चर्चा की कि डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब की तुलना में कहीं न कहीं निम्न माना जाता है। इन पेशों को उतना अत्यधिक सम्मान नहीं दिया जाता जितना कि बाकी पेशों को दिया जाता है। तो कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि व्यवसाय भी सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख निर्धारण है। इसके अलावा अगर धार्मिक ज्ञान की अगर हम बात करते हैं, तो धर्म भी कहीं न कहीं क्या है कि ये समाजों में सामाजिक स्तरीकरण उत्पन्न करता है। अगर भारत जैसे समाजों की हम बात करें, तो यहाँ पर हम पाएँगे कि जो लोग धार्मिक कर्मकांडों में भाग लेते हैं या जो धर्मगुरु होते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, धर्म का अध्ययन करते हैं, तो उनको हमारे समाज में बहुत ही पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। उनको ये समझा जाता है कि ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, इनको तो धर्मशास्त्रों का बहुत ज्ञान है, तो उनको सामान्य लोगों की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। तो जैसे कि अगर बाकी के समाजों में भी हम पाएँ, यूरोप वगैरह के समाजों में, तो वहाँ भी जो पोप होते थे या जो चर्च के पादरी होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा होती है बाकी के लोगों की तुलना में। तो धार्मिक ज्ञान भी कहीं न कहीं सामाजिक स्तरीकरण का प्रमुख निर्धारण बन के उभरता है। इसके अलावा हम राजनीतिक शक्ति की भी बात करेंगे। तो आज के समय में अगर हम देखें, तो सत्ता और अधिकारों के आधार पर भी समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। जो लोग राजनीतिक रूप से सशक्त होते हैं या उनकी पहुँच होती है शासन और सत्ता तक, तो लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उनको ये मानकर चलते हैं कि अरे, इनकी तो समाज में बहुत पहुँच है या शासन में पहुँच है और इनके लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ये जो चाहते हैं वो ये
करवा सकता है, ऐसा हम मानकर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि राजनीतिक शक्ति भी सामाजिक स्तरीकरण का एक प्रमुख निर्धारण है। अब हम बात करेंगे कि समाज में सामाजिक स्तरीकरण किन-किन स्वरूपों में हम देख सकते हैं या किन-किन रूपों में ये पाया जाता है। तो चलिए हम एक-एक करके इन स्वरूपों की भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दास प्रथा की, और ये जो दास प्रथा है, ये असमानता का एक, आप कह सकते हैं कि चरम रूप है। इसमें क्या होता है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं, वो व्यक्तियों के जो कुछ समूह हैं जिनको हम दास कहते हैं, उनको पूर्ण अधिकारों से वंचित रखा जाता है, उनके जो मूल अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जाता है। अनेक स्थानों पर इस दास प्रथा का प्रचलन रहा है, और अगर हम प्राचीन समय में देखें तो यूनान और रोम में 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा है। जो दास होता है, तो वो क्या है कि उसे कानूनन दूसरे की संपत्ति माना जाता है, और प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है जिसके अंतर्गत उसको रहना होता था, और वो अधीनता भी विशेष प्रकार की होती थी। स्वामी जो होता था उसको अपने दास पर प्रत्येक प्रकार की शक्ति प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती थी, और दास क्या था, स्वामी की संपत्ति माना जाता था कि जैसा भी उसका स्वामी कहेगा, दास को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। दास को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते थे, सामाजिक रूप से भी वह वंचित और शोषित होता था, और अनिवार्य रूप से उसको श्रम करना पड़ता था। तो हम कह सकते हैं कि दास प्रथा जो है वो सामाजिक स्तरीकरण का एक प्राचीनतम रूप है। जागीर प्रथा की अगर हम बात करें, जो कि सामाजिक स्तरीकरण का एक अन्य रूप है, और इसका प्रचलन जो है वो मध्ययुगीन यूरोप में रहा है, और इसे प्रथागत रूप से भी और कानूनन भी मान्यता प्राप्त थी। जागीर प्रथा में क्या होता था कि इसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग हुआ करते थे: पादरी, सरदार और जनसाधारण। और ये जो तीनों वर्ग थे, इनमें क्या था कि प्रत्येक वर्ग की जो जीवन शैली थी और उनकी संस्कृति थी, वो अलग-अलग हुआ करती थी। सामाजिक स्तरीकरण में जो सर्वोच्च स्थान होता था, वो पादरियों का होता था, क्योंकि उस समय जो राज्य था, जो स्टेट था, वो भी कहीं न कहीं चर्च के अधीन हुआ करता था। तो नियमतः हम देखें तो जो पादरी थे वो सर्वोच्च थे, लेकिन उनको कोई इस तरीके का पद प्राप्त नहीं था। तो अगर व्यावसायिक रूप से हम देखें तो वो सरदारों के नीचे माने जाते थे। पादरियों को अनेक प्रकार की उपाधियाँ दी गई थीं, और कई जो पादरी थे वो अविवाहित थे, इसलिए उनका कोई परिवार भी नहीं हुआ करता था। और परिवार क्या है कि सामाजिक स्तरीकरण की एक इकाई माना गया है। तो पादरी थे, उनकी सामाजिक स्थिति कहीं न कहीं स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि उनका परिवार नहीं था, लेकिन फिर भी माता-पिता के आधार पर उनकी स्थिति निर्धारित हुआ करती थी। अब बात करते हैं हम सामाजिक स्तरीकरण के एक प्रमुख स्वरूप, जो कि भारत में विद्यमान रहा है और जिसे हम जाति प्रथा के नाम से जानते हैं। तो जब भी हम जातिगत संस्तरण की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसमें हमारे मस्तिष्क में या हमारे सामने एक स्वरूप उभर के आता है भारतीय जाति व्यवस्था का। और ये इसलिए है कि भारतीय जाति व्यवस्था जो है वो केवल और केवल भारत में ही पाई जाती है, या हम कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था का जो स्वरूप है, जो उसका असली स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, वो केवल और केवल भारतीय समाज में ही विद्यमान है, और भारतीय समाज में ही जाति प्रथा की पराकाष्ठा देखने को मिलती है। तो जाति क्या है? जाति एक ऐसा समूह है जिसकी सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त हो जाती है। हम जिस जाति में जन्म लेते हैं, हम उसी में मतलब जीवन भर हम उसी जाति में रहते हैं, हमारी जाति बदलती नहीं है। और जाति को अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो प्रत्येक जाति का एक पेशा हुआ करता था, और जाति जो है वो अंतःविवाही समूह हुआ करता था, अर्थात व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना होता था, और हर एक जाति का पेशा निर्धारित था। हालाँकि गत जो प्रतिबंध थे प्राचीन समय में जाति प्रथा के अंतर्गत, उनमें कहीं न कहीं अब कमी आ रही है, लेकिन फिर भी जाति आज भी भारत में सशक्त रूप से विद्यमान है, और अभी हमेशा ये रहेगी। कब
तक रहेगी, क्या रहेगी, इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी जाति व्यवस्था भारतीय समाज में अपनी जड़ें मजबूत किए हुए है, तो अनेक वर्षों तक इसका शिथिल हो पाना या जातिगत बंधनों का शिथिल होना थोड़ा-सा असंभव ही नज़र आता है। फिर हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के अगले स्वरूप जो कि वर्ग है। तो वर्ग क्या है कि ये इसको हम खुला स्तरीकरण कह सकते हैं और अभी हमने जो जाति प्रथा की बात की वो बंद स्तरीकरण के अंतर्गत आता है। तो बंद स्तरीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति को गतिशीलता की इजाज़त नहीं होती, अनुमति नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने एक जाति में जन्म ले लिया तो आजीवन हम उस जाति के ही सदस्य रहते हैं, हम उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम वर्ग व्यवस्था की बात करें तो वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति के लिए गतिशीलता करना काफ़ी संभव हो जाता है, क्योंकि ये क्या है खुला स्तरीकरण है। खुला स्तरीकरण का आशय यही है कि व्यक्ति अगर मान लीजिए उसका जन्म निम्न वर्ग में भी हुआ है तो वो अपने गुणों के आधार पर, अपनी योग्यता, अपनी कुशलता के आधार पर वो आगे आने वाले समय में मध्यम या उच्च वर्ग में भी पहुंच सकता है और इसका उल्टी प्रक्रिया भी चल सकती है कि हो सकता है व्यक्ति का जन्म उच्च वर्ग में हुआ रहा हो या किन्हीं कारणों वश या परिस्थितियों वश वो निम्न अथवा मध्यम वर्ग में चला गया हो। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग व्यवस्था में गतिशीलता संभव होती है, व्यक्ति उच्च वर्ग में या उच्च से निम्न में आ सकता है। और वर्ग होता क्या है ये तो आप सब जानते हैं कि वर्ग क्या है कि जो समान परिस्थिति वाले लोग होते हैं उनका एक समूह होता है और उसी के आधार पर व्यक्तियों को हम उच्च, मध्यम और निम्न वर्गों में रखते हैं और प्रत्येक वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनकी एक अपनी जीवन शैली होती है। ऑकबर्न ने भी कहा है कि सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिनकी समाज में अनिवार्य रूप से एक समान सामाजिक स्थिति होती है। जैसे कि अगर हम उच्च वर्ग की बात करें तो जैसे हम सभी सुनते आए हैं अपने बचपन से आज भी सुनते हैं कि टाटा, अंबानी, बिड़ला ये सब क्या है उच्चतम वर्ग में हैं और ये सब समान परिस्थिति वाले लोग हैं या जैसे आप कह लीजिए कि अभिनेताओं अभिनेत्रियों का समूह है तो ये भी कहीं ना कहीं समान परिस्थिति में आते हैं। खिलाड़ियों का समूह है जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनका एक समूह है तो उनकी अपनी एक सामाजिक परिस्थिति होती है। अध्यापकों का समूह है अब उसमें भी अलग अलग बट जाते हैं लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल एक देखें तो ये सब क्या है कि वर्ग ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनकी सामाजिक परिस्थिति जो है वो समान होती है। अब अगर हम आगे बात करते हैं संक्षेप में तो सामाजिक स्तरीकरण के कुछ सिद्धांत हैं और इन सिद्धांतों के द्वारा आप सामाजिक स्तरीकरण को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए हम इनको संक्षेप में जान लेते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं। तो अगर हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण में मुख्य रूप से दो विचारधाराओं का प्रचलन रहा है। जो पहली विचारधारा है जिसमें ऐतिहासिक स्तरीकरण को प्रस्तुत किया गया है उसमें मुख्य रूप से आप प्रवर्तक के रूप में कह सकते हैं कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं और वार्नर हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखते हैं तो दूसरी विचारधारा में हम पार्सन्स और किंग्सले डेविस को देख सकते हैं जिनके विचार प्रकारवादी सिद्धांत को विकसित करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक स्तरीकरण की बात करेंगे और उसके अंतर्गत मैक्स वेबर के स्तरीकरण के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैक्स वेबर का कहना है कि समाज में जो पाई जाने वाली जो असमान शक्ति है उसकी एक संगठित अभिव्यक्ति ही क्या है सामाजिक स्तरीकरण है। उनका कहना है कि समाज के सभी सदस्यों में शक्ति का जो बंटवारा होता है वो समान रूप से नहीं होता है, अर्थात ये असमान होता है, किसी को शक्ति ज्यादा मिलती है और किसी को शक्ति कम मिलती है। तो समाज में जो समान शक्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके समूहों को हम वर्ग के नाम से जानते हैं और भिन्न भिन्न वर्गों में शक्ति का विभाजन जिस रूप में हम पाते हैं उसी को हम उसी के अनुसार समाज में सामाजिक स्तरीकरण या ऊंच नीच उत्पन्न होता है। तो मैक्स वेबर का स्तरीकरण का सिद्धांत यही है।
हम फिर से समझ लेते हैं कि मैक्स वेबर का कहना है कि समाज में जो शक्ति होती है वो समान रूप से नहीं पाई जाती है। कुछ व्यक्तियों या कुछ समूहों के पास जो शक्ति होती है वो अधिक होती है और कुछ के पास कम होती है। तो जिस वर्ग के पास जितनी शक्ति होती है उसी के अनुसार समाज में स्तरीकरण पैदा होता है और उसी के आधार पर हम कुछ समूहों को उच्च और कुछ को निम्न मानकर चलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शक्ति के बारे में मैक्स वेबर का कहना है कि शक्ति से हमारा तात्पर्य एक ऐसे अवसर से है जिसको एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए दूसरे पर मतलब थोपते हैं और उनके विरोध करने के बावजूद भी अपनी बात को या अपनी इच्छा को मनवाने में सफल रहते हैं। तो ये शक्ति कहलाती है। और मैक्स वेबर का ये भी कहना था कि जिस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा किसी समुदाय में, किसी विशेष समूह में विभक्त रहती है, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण होता है। तो मैक्स वेबर जो है वो एक तरीके से सामाजिक स्तरीकरण की 3 शक्तियों का उल्लेख करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का उन्होंने उल्लेख किया है। तो आर्थिक इस क्षेत्र में स्तरीकरण का उल्लेख करते हुए मैक्स वेबर कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में जो है वो शक्ति के वितरण के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण होता है। कैसे? जो समान जिनके आर्थिक हित हैं और जिनकी समान आर्थिक शक्ति है, वो व्यक्ति अपने एक वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, जिनमें उनका अन्य वर्गों के साथ कहीं न कहीं एक संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण मैंने अभी आपको समझाया था कि एक सीढ़ी-नुमा विभाजन होता है, जिसमें कुछ इकाइयों को हम उच्च मानते हैं और कुछ इकाइयों को हम निम्न मानते हैं। तो मैक्स वेबर का ये कहना है कि आर्थिक आधार पर हम समाज को 2 भागों में बाँट सकते हैं। एक तरफ वो वर्ग है जिसके पास संपत्ति है, अर्थात जो संपत्ति की शक्ति के अधिकारी हैं, और दूसरी तरफ जो है वो संपत्ति विहीन वर्ग है जो कि सेवा कार्यों में संलग्न रहता है। मैक्स वेबर ने इन वर्गों में भी बिना आधार के वर्ग विभाजन करके सामाजिक स्तरीकरण को स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए संपत्ति के आधार पर वर्ग विभाजन, जैसे कि जमींदार वर्ग, उद्योगपति वर्ग इत्यादि विभिन्न प्रकार के वर्ग जो है वो निर्मित होते हैं। आगे हम बात करेंगे सामाजिक क्षेत्र में स्तरीकरण की। तो मैक्स वेबर ने सामाजिक जो स्तरीकरण का क्षेत्र है उसमें सामाजिक परिस्थिति को प्रमुख आधार बनाया है। उनका कहना है कि समाज में जो एक व्यक्ति एक समान सामाजिक प्रतिष्ठा का सम्मान रखते हैं, एक प्रकार की सामाजिक परिस्थिति रखते हैं, वो सभी एक ही परिस्थिति समूह के सदस्य होते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले ही आपको बताया कि परिस्थिति क्या होती है। परिस्थिति व्यक्ति को किसी समय विशेष में प्राप्त हुआ पद होता है और उसी परिस्थिति के आधार पर व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो उसी परिस्थिति की बात यहाँ पर मैक्स वेबर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सामाजिक परिस्थिति जो है वो सामाजिक क्षेत्र में स्तरीकरण का निर्धारण करने की एक प्रमुख कड़ी होती है कि जिस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति उच्च होगी वो उच्च माना जाएगा और जिसकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं होगी या निम्न होगी तो उसको निम्न माना जाएगा। और समाज ही ये तय करता है कि किस परिस्थिति समूह को हम उच्च मानेंगे और किसको हम निम्न मानेंगे। अभी जैसे हम लोगों ने व्यवसाय की बात की थी या जाति प्रजाति की बात की थी, तो ये सब जो निर्धारक होते हैं ये समाज के द्वारा ही होते हैं। समाज ये तय करता है कि हम किस परिस्थिति समूह को कितनी जो प्रतिष्ठा है, कितना सम्मान है वो प्रदान करेंगे और किसको कितना कम प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार सामाजिक संरचना के अंतर्गत समाज या समुदाय के निर्देश के अनुसार अनेक प्रकार के परिस्थिति समूह जो होते हैं वो उच्चता और निम्नता में विभाजित हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे मैक्स वेबर के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में स्तरीकरण की। तो राजनीतिक क्षेत्र में जो स्तरीकरण है उसमें व्यक्ति को राजनीतिक शक्ति के आधार पर स्तरीकरण उसका किया जाता है और राजनीतिक शक्ति जो है कैसे प्राप्त होगी, ये राजनीतिक दल पर निर्भर करता है जिस दल का व्यक्ति सदस्य होता है।
तो यहाँ पर आप बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस दल का सदस्य है, जिस दल की सत्ता है उस समाज में, तो उस व्यक्ति की जो शक्ति है वो बाकी दलों की तुलना में कहीं ज़्यादा होगी। और जो व्यक्ति उस दल का सदस्य है जिसकी सत्ता समाज में नहीं है, तो उसकी जो परिस्थिति है वो राजनीतिक क्षेत्र में कहीं न कहीं निम्न हो जाएगी। तो इसको आप अभी भी देख सकते हैं कि जो सत्ता पक्ष के जो लोग होते हैं वो कहीं न कहीं विपक्ष के लोगों से ऊँचे ही होते हैं, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि हम हमारे पास सत्ता है, हम क्या हैं, शासक वर्ग में आ रहे हैं और बाकी लोग हमारे अंतर्गत हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक शक्ति के आधार पर व्यक्ति या समूह की परिस्थिति का निर्धारण होता है और उसी के अनुरूप राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक स्तरीकरण भी पाया जाता है। तो ये था मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने शक्ति के बँटवारे की बात कही और ये कहा कि व्यक्तियों के पास अलग-अलग मात्रा में शक्ति होती है और जिसके पास जितनी ज़्यादा शक्ति होती है, वो उतना ही अधिक सामाजिक स्तरीकरण में उच्च प्रस्थिति प्राप्त करता है और जिसके पास शक्ति कम होती है, वो निम्न स्थिति में चला जाता है। और फिर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में सामाजिक स्तरीकरण की बात की। अब हम बात करेंगे पार्सन्स के स्तरीकरण के सिद्धांत की। तो जो प्रकारवादी सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रचलित है, उसमें पार्सन्स का जो सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत है, वो बहुत ही मुख्य माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चूँकि समयाभाव के अभी हमें लैंगिक असमानताओं की भी बात करनी है, तो हम संक्षेप में केवल पार्सन्स के सिद्धांत की ही चर्चा करेंगे। आगे आने वाले जो व्याख्यान हैं, उनमें हम कोशिश करेंगे कि जो बच गए हैं या जो बाकी के सिद्धांत हैं, हम उनकी भी थोड़ी-थोड़ी चर्चा करें। तो आइए समझते हैं कि जो पार्सन्स का सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी दृष्टिकोण है, वो क्या कहता है। तो पार्सन्स कहते हैं कि जो गुण हैं, अर्थात व्यक्ति के जो जन्मजात गुण हैं, जैसे कि जो व्यक्ति को जन्म लेने के बाद अपने आप ही मिल जाते हैं बिना किसी प्रयासों के, जैसे कि जाति की सदस्यता, अब उसमें उच्च जाति भी हो सकती है, निम्न जाति भी हो सकती है, वंश हो गए इत्यादि। तो अगर हम देखें उदाहरण के तौर पर कि एक शूद्र परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की जो स्थिति है, वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति की तुलना में निम्न होगी। क्योंकि हमारा जो भारतीय समाज है, उसकी संरचना या वर्ण व्यवस्था देखें या जाति व्यवस्था देखें, तो उसमें ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च स्थान पर विद्यमान है और शूद्र जो है वो निम्न स्थान पर विद्यमान है। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि जो व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म ले रहा है, उसकी जो परिस्थिति है, उसका जो सम्मान है, वो शूद्र परिवार के व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक होगा। इसके अलावा हम अगर बात करें अर्जित गुणों की, जो पार्सन्स अपने स्तरीकरण के सिद्धांत में उल्लेख करते हैं, तो उनका कहना है कि अर्जित गुण वो गुण होते हैं जो व्यक्ति स्वयं के प्रयासों से अर्जित करता है और अपनी व्यवहार कुशलता को दर्शाता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करके या कुछ अपने अंदर ऐसे कौशल, ऐसे गुण विकसित कर लेता है कि वो जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि अपने स्वयं के प्रयासों के आधार पर समाज में उच्च स्थिति को प्राप्त करने में सफल होता है। और जो व्यक्ति की व्यवहार कुशलता होती है, व्यक्ति की जो क्रियाएँ हैं, उसकी क्रियाओं का दूसरे की क्रियाओं के साथ तुलना की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है और फिर इसी के अनुरूप व्यक्ति की समाज में प्रस्थिति का निर्धारण किया जाता है। जैसे कि अगर कोई उच्च शिक्षित व्यक्ति है, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ही वेल मैनर्ड है, अच्छे से व्यवहार कर रहा है, और वहीं अगर एक मंद बुद्धि है या जिसका मानसिक स्तर ठीक नहीं है, तो उस व्यक्ति की तुलना में जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि इसका जो सामाजिक व्यवहार है वो सामाजिक रूप से मान्य है। जबकि अगर कोई पागल व्यक्ति है या मंद बुद्धि व्यक्ति है, तो उसको हम उतना सम्मान या सामाजिक स्तरीकरण में उसको हम निम्न स्थान पर ही रखते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अपने-अपने प्रयत्नों से जो अर्जित व्यवहार है, जो व्यवहार कुशलता के आधार पर जो स्थितियाँ उन्होंने प्राप्त की हैं, उसका निर्धारण होता है और वही ऊँच-नीच का कारण बनता है, वही समाज में स्तरीकरण को उत्पन्न करता है।
इसके अलावा हम संपत्ति की बात करें तो व्यक्ति के पास कुछ संपत्ति होती है जिसको वो अपने लिए प्राप्त करता है और जो न केवल भौतिक वस्तुओं जैसे कि धन है, मकान है, जमीन है, गहने इत्यादि हैं उससे संबंधित नहीं होती। बल्कि व्यक्ति की जो विशेषताएं, व्यक्ति का जो कौशल है उसको भी हम कहीं ना कहीं संपत्ति मानकर ही चलते हैं। तो समाज के अंतर्गत व्यक्ति की अपनी वह संपत्ति जो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों, आदर्शों और मान्यताओं के अनुसार व्यक्ति की परिस्थिति का निर्धारण करती है। और हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण में संपत्ति निर्धारण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अंत में हम ये कह सकते हैं कि पार्सन्स के अनुसार ये जो 3 आधार हैं, कौन-कौन से? एक है प्रदत्त गुण, एक है अर्जित गुण और तीसरा है संपत्ति। इन तीनों के आधार पर समाज में स्तरीकरण पाया जाता है। अब ये अलग बात है कि ये समाज पर निर्भर करता है कि इन आधारों को सामाजिक स्तरीकरण के निर्धारण में किस प्रकार से लागू किया जाए। क्योंकि हर समाज के अपने मूल्य अलग होते हैं, हर समाज की संरचना अलग होती है। जैसे भारतीय समाज की संरचना अलग है, यहाँ पर आज भी प्रदत्त गुणों को अर्जित गुणों की तुलना में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये समाज पर मतलब निर्भर करता है कि वो किन आधारों को ज़्यादा महत्व देता है और किस प्रकार से इन आधारों को स्तरीकरण से संबंधित करता है। तो छात्रों, हमने अब तक चर्चा की कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएँ क्या हैं, विद्वानों के अलग-अलग विचार क्या हैं, जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके स्वरूप कौन-कौन से हैं, किन समाजों में, अलग-अलग समाजों में ये किन रूपों में देखा जा सकता है और इसके अलावा सामाजिक स्तरीकरण की कौन-कौन सी विचारधाराएँ या कौन-कौन से सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रचलित हैं। तो चलिए, अब मैं आशा करती हूँ कि आपको सामाजिक स्तरीकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा और लैंगिक असमानता किस प्रकार से सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित है, ये भी आप कहीं न कहीं अवश्य ही समझने में सफल रहे होंगे। तो अब हम बात करेंगे कि लैंगिक असमानता क्या होती है? तो हमने जैसा कि बताया, लैंगिक असमानता का तात्पर्य किसी भी समाज में लैंगिक आधार पर पुरुष और महिलाओं में अंतर करने से होता है। लैंगिक असमानता को हम सामाजिक और जैविकीय दोनों अर्थों में समझ सकते हैं। कैसे? कि जैविकीय आधार पर अगर हम देखें तो लिंग का अभिप्राय एक ऐसी रचना से है जिसमें कुछ विशेष प्रकार की शारीरिक और मानसिक रचनाओं का समावेश होता है। दूसरी ओर सामाजिक स्तर पर हम कह सकते हैं कि लैंगिक असमानता का तात्पर्य उन सभी सामाजिक मूल्यों और मानदंडों से होता है जो सामाजिक स्तर पर स्त्री और पुरुष में से किसी एक को भी महत्वपूर्ण मानकर उन्हें वैवाहिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अधिक अधिकार प्रदान करती है। तो आपने जैविक अर्थ भी देखा और सामाजिक अर्थ भी समझा। अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज में लैंगिक असमानता बहुत ही गंभीर मुद्दा है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान अधिकार की जो गारंटी देता है हमारा संविधान, उसके बावजूद और दशकों से अनेक प्रकार के कानूनों का निर्माण हुआ, उनके बावजूद भारत में लैंगिक भेदभाव अभी भी अपनी गहरी जड़ें जमाए हुए है और इसकी वजह से महिलाओं के जीवन पर अत्यधिक बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। यद्यपि भारतीय जो समाज है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, वो तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हम विश्व की 5 सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाओं में से एक हैं, परंतु फिर भी इतने तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद भारत में लैंगिक असमानता बहुत ही आम बात है और यह आसानी से हमारे समाज में परिलक्षित होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की जो लैंगिक असमानता है उसको मापने वाले विभिन्न सूचकांक जैसे कि आर्थिक भागीदारी और आर्थिक अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व, राजनीतिक सशक्तिकरण, कानूनी संरक्षण इत्यादि को अगर हम देखें तो भारत बहुत ही निचले पायदान पर पाया गया है। और भारत में लैंगिक असमानता के प्रमुख क्षेत्र या उदाहरण जहाँ पर महिलाओं को
भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उसमें मुख्य रूप से शिक्षा और रोजगार के कम अवसर या शिक्षा तक कम पहुंच पुरुषों की तुलना में, राजनीतिक पदों पर कम प्रतिनिधित्व, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का खराब स्वास्थ्य और पोषण, और महिलाओं के खिलाफ हिंसा इत्यादि शामिल हैं। इसी आधार पर हम ये कह सकते हैं कि महिला और पुरुष जो हैं वो समाज के मूल आधार हैं, लेकिन समाज में जो ये लैंगिक असमानता है ये हम कह सकते हैं कि सोच समझकर या जानबूझकर उत्पन्न की गई है, बनाई की गई है। और यहाँ से समानता का जो स्तर है उसको प्राप्त करने का जो एक यात्रा है, जो एक सफर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही कठिन, बहुत ही दुष्कर प्रतीत होता है। लैंगिक असमानता की अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, मनोरंजन, चिकित्सा और खेल क्षेत्र इत्यादि प्रमुख हैं। लैंगिक असमानता में जो ये खाई एक प्रकार की बन गई है, इसको हमें कम करने के लिए, दूर करने के लिए अभी हमें और हमारे समाज को एक मीलों लंबी यात्रा करने की आवश्यकता है। तो हम आज के इस व्याख्यान में, जो कि लैंगिक असमानता पर आधारित है, हम न केवल समानता की समस्या है जो ये, इसके समाधान मतलब इसके जो कारण हैं उनको भी देखेंगे, और इसकी क्या संभावित समाधान हो सकते हैं उनको भी तलाशने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लैंगिक असमानता क्या है, कि किसी भी समाज में जब हम पुरुष और महिला में अंतर करते हैं और लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ हमेशा से भेदभाव किया जाता है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को एक कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, और महिलाएं जो हैं वो समाज और घर दोनों जगहों पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित रहती हैं। महिलाओं के खिलाफ जो भेदभाव है वो लगभग दुनिया के हर समाज में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि हर समाज में प्रचलित है। अगर हम कुछ आंकड़ों की बात करें तो जो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 थी उसके अनुसार भारत 153 देशों की तुलना में की जो सूची थी उनमें 112वें स्थान पर रहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में लैंगिक असमानता की जो खाई है वो कितनी गहरी है। अगर राजनीतिक सशक्तिकरण और राजनीतिक भागीदारी की बात करें तो वहाँ भारत का प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर रहा है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं या हम ये देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में अभी भी जो महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है वो बहुत ही कम है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 14% जो महिलाएं हैं वो ही संसद तक पहुंच पाती हैं, और अगर विश्व के आधार पर देखें तो ये 122वां स्थान होता है। हालांकि अब भारत का प्रदर्शन जो है वो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बेहतर होता जा रहा है, क्योंकि कुछ दशकों से अनेक महिलाएं जो हैं वो राजनीति में धीरे धीरे आ रही हैं और अपना स्थान बना रही हैं। इसके अलावा अगर हम महिलाओं के लिए जो शैक्षिक अवसर उपलब्ध है अगर उसके आधार पर देखें तो इस आधार पर भारत का विश्व में 112वां स्थान है। जो एक रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसमें प्रकाशित आंकड़े की तुलना अगर हम करें तो आर्थिक क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए सक्रिय भागीदारी है उसके जो अवसर हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। तो भारत एक एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जो है वो राजनीतिक क्षेत्र की भागीदारी भी कम है, मतलब कि राजनीतिक क्षेत्र से भी कम भागीदारी महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में है। अब अगर हम बात करें कि ये लैंगिक असमानता आखिर इसके कारण क्या होते हैं, किन कारणों से ये किसी भी समाज में अपनी जड़ें जमा लेती है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के बावजूद जो वर्तमान भारतीय समाज है ये कैसा समाज माना जाता है, पितृसत्तात्मक मानसिकता वाला समाज माना जाता है। और महिलाओं को हम आज भी एक जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। महिलाओं को सामाजिक कह लीजिए या पारिवारिक कह लीजिए जो रूढ़ियां होती हैं उसके कारण महिलाओं को अपना विकास करने के बहुत ही कम अवसर मिल पाते हैं।
और इसकी वजह से महिलाओं के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। अभी अगर हम हाल ही के कुछ मुद्दों की बात करें, जैसे सबरीमाला का मुद्दा है या 3 तलाक का जो मुद्दा है, तो उसमें जो सामाजिक मतभेद हम देखते हैं वो कहीं न कहीं भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक मानसिकता को ही परिलक्षित करता है। इसके अलावा हम बात करें कि भारत में आज भी व्यावहारिक स्तर पर पारिवारिक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, या मिल भी रहे हैं कानूनन रूप से, तो वो व्यवहारिक नहीं है, वो प्रचलित नहीं है व्यवहार रूप में। जैसे कहते हैं ना कि सिद्धांत और व्यवहार कि आप कानूनन तो पाएँगे कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि सभी संतानों का पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा है, चाहे वो संतान पुरुष संतान हो या स्त्री संतान हो। लेकिन फिर भी अगर व्यवहारिक रूप में आप देखेंगे, तो महिलाओं का जो संपत्ति पर हिस्सा है वो बहुत ही कम है, वो इतना प्रचलन में अभी नहीं आ पाया। राजनीतिक स्तर पर भी अगर हम बात करें, तो पंचायती राज व्यवस्था के अलावा किसी भी उच्च वैधानिक संस्थाओं में महिलाओं के लिए भी किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हालाँकि अभी हाल ही में नारी वंदन शक्ति अधिनियम पारित हुआ है और उसके द्वारा हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में लैंगिक असमानता को दूर करने का एक ये बेहतर प्रयास हो सकता है। लेकिन अभी इसके जो रिज़ल्ट हैं उसको अभी देखने में, मिलने में अभी बहुत समय लगेगा। तो इसके अलावा अगर हम महिलाओं के रोज़गार की स्थिति की बात करें, तो उसकी कहीं न कहीं अंडर रिपोर्टिंग की जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि महिलाएँ जो परिवार में काम करती हैं, जो खेतों में काम करती हैं, घर के अंदर काम करती हैं, तो वो कैसा काम होता है? अवैतनिक, अर्थात इस कार्य के लिए उनको किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं दिया जाता, किसी प्रकार का कोई उनको मज़दूरी या धन नहीं दिया जाता, क्योंकि ये माना जाता है कि परिवार के काम करना या परिवार से संबंधित काम करना, भले ही वो आर्थिक कार्य क्यों ना हो, वो महिला की ज़िम्मेदारी समझी जाती है और इसीलिए महिला द्वारा किए गए इन कामों को घरेलू सकल उत्पाद में जोड़ा नहीं जाता है। इसके अलावा अगर हम शैक्षिक कारकों की बात करें, तो जो शैक्षिक कारक जैसे मानकों पर भी महिलाओं की स्थिति कहने की ज़रूरत नहीं है कि पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कमज़ोर है। हालाँकि हम कह सकते हैं कि पिछले कुछ दशकों में जो महिलाओं का या लड़कियों का जो शैक्षिक नामांकन है, उसमें धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है और माध्यमिक शिक्षा तक हम कहीं न कहीं लैंगिक समानता की स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें या व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, तो वहाँ पर महिलाओं का नामांकन पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं समानता को समाप्त करने के, तो या हम क्या प्रयास कर सकते हैं या समाज के स्तर पर क्या प्रयास हो सकते हैं, तो उसमें क्या है कि हम पा रहे हैं कि धीरे-धीरे जो समाज की मानसिकता है उसमें कहीं न कहीं परिवर्तन आ रहा है। जैसे भारतीय समाज में क्या था कि पहले बेटा होना ज़रूरी होता था। ये माना जाता था कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात बेटा ही उसके सारे कर्मकांड करेगा, वही उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। लेकिन अब इस मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है। जिन लोगों को बेटा नहीं है, वो ये मानते हैं कि बेटी उनकी सब कुछ कर सकती है, चाहे वो किसी भी प्रकार के कर्मकांड हों और वो हर तरीके की स्थितियों को सँभालने में सक्षम है। तो ये मानसिकता कहीं न कहीं समाज में हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर लोग जागरूक हो रहे हैं। जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएँ हैं, वो भी जागरूक हो रही हैं और इसीलिए जो महिलाओं से संबंधित मुद्दे हैं, उनको प्रमुख रूप से उठाया जा रहा है। जैसे 3 तलाक का मुद्दा हो गया, ये अनेक मंदिर हैं वहाँ पर महिलाओं को प्रवेश कराने से संबंधित जो अधिकार हैं, वो महिलाओं को प्रदान किए जा रहे हैं और इसमें कहीं न कहीं न्यायालय ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके अलावा राजनीतिक जो सहभागिता है या राजनीतिक क्षेत्र में जो महिलाओं का प्रदर्शन है, वहाँ पर अब भारत हमारा जो देश है, वो धीरे-धीरे अच्छा प्रयास कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि जो प्रयास किए जा रहा है, उसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अनेक योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर योजना, महिला हेल्पलाइन योजना, महिला शक्ति केंद्र जैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा रहा है या करने का प्रयास किया जा रहा है।
और ये जो योजनाएँ हैं, इनके क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप हम ये देख रहे हैं कि जो लिंगानुपात है और जो लड़कियों का शैक्षिक नामांकन है, उस क्षेत्र में कहीं न कहीं प्रगति अवश्य हुई है। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा योजना या अन्य प्रकार की महिला केंद्रित योजनाएँ चलाई जा रही हैं। जिसके माध्यम से अनेक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनसे महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, या महिलाएँ अगर स्वयं का कोई रोज़गार करना चाहती हैं, तो उनको सरल से सरल शर्तों पर ऋण प्रदान करके उनको आर्थिक रूप से निर्भर बनाने का एक काम चल रहा है। इसके अलावा लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए जो कानूनी प्रावधान हैं, वो तो हैं ही, साथ ही किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण और जो शिशु कल्याण के लिए धन का आवंटन होता है, उसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। और ये जो जेंडर बजटिंग शब्द है, ये पिछले 2-3 दशकों में वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ है और इसके ज़रिए सरकारी योजनाओं का जो लाभ है, वो महिलाओं तक पहुँचाया जाता रहा है या पहुँचाया जा रहा है। तो जेंडर बजटिंग क्या है? बहुत ही संक्षेप में हम इसको समझेंगे कि लैंगिक समानता के लिए जो कानूनी प्रावधान हैं, उसके अलावा किसी भी देश के बजट में जब महिला सशक्तिकरण और शिशु कल्याण के लिए जब धन का आवंटन किया जाता है, तो उसको हम जेंडर बजटिंग कहते हैं। और महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 2005 से भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग, जिसे हम जीआरबी कहते हैं, जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग को स्वीकार किया था। और जीआरबी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि राजकोषीय नीतियों के माध्यम से जो हमारी लैंगिक असमानता संबंधी चिंताएं हैं, उनका कहीं ना कहीं समाधान मिल सके। तो अगर हम इसके आधार पर आगे की राह देखें कि क्या हमारा भविष्य होगा, या ये जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो चाहे कानूनी प्रावधानों के माध्यम से हों या जेंडर बजटिंग के माध्यम से हों, तो हम इन प्रयासों में कहाँ तक अपने आप को सफल पाते हैं और आगे हमें किन प्रयासों को करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो लैंगिक जो समानता का जो लक्ष्य है, वो केवल हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ जागरूकता कार्यक्रम चला लें, अवेयरनेस प्रोग्राम चला लें, कुछ पैम्फलेट छपवा लें और कुछ पोस्टर छपवा लें और उनको चिपकवा दें और उनको पढ़कर लोग जो लैंगिक असमानता है उसके प्रति जागरूक हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं है, ये हमारा भ्रम है। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं हमें ऐसे मूल्यों को, ऐसे विचारों को बढ़ावा देना होगा कि बचपन से ही हमारे समाज में जो लड़का-लड़की का भेद शुरू हो जाता है, उन मूल्यों को हम बदल पाएँ, उन विचारधारा को हम परिवर्तित कर पाएँ। जैसे आप देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में क्या है कि लड़के और लड़कियों के कपड़े अलग हैं, है ना? हम जो बच्चे खेल खेलते हैं, जैसे लड़कों को खेलने के लिए हम क्या देते हैं? रिमोट वाली कार दे रहे हैं या गन दे रहे हैं, तो उनको हम ऐसे खिलौनों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि आप लड़के हैं और आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो आपको घर-घर, या लड़कियों के जो गेम बना दिए गए कि उनको डॉल के साथ खेलना है, घर-घर खेलना है, किचन-किचन खेलना है, मतलब सारी सॉफ्ट चीज़ें। उनको बचपन से क्या सिखाया जाता है कि आप लड़की हैं, आप ज़ोर से बात नहीं कर सकती हैं, आप ज़ोर से हँस नहीं सकती हैं, आप घर के बाहर या छत पर बिना वजह खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, तो आपको जो अपने परिधान है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हमारे क्या है, समाजीकरण में ही कहीं न कहीं शामिल है। और बचपन से ही हम बच्चों को ये सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपको समाज में किस प्रकार से अपने आप को दर्शाना है, या समाज में अपनी उपस्थिति किस प्रकार से दर्ज करानी है। अगर लड़के हैं, तो उनके लिए अलग नियम है, और लड़कियाँ हैं, तो उनके लिए अलग हैं। तो इसीलिए हम ये इस बात पर बल दे रहे हैं कि केवल पोस्टर चिपकाने से, केवल कुछ जागरूकता प्रोग्राम करने से, जो लैंगिक समानता का जो एक हम सपना देख रहे हैं या जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, वो प्राप्त हम नहीं कर पाएँगे। इसके लिए हमें सबसे पहले जो किसी भी समाज के 2 प्रमुख स्तंभ होते हैं, जैसे कि परिवार है, धर्म है, क्योंकि धर्म भी क्या है, भारतीय समाज में
लोग धर्म से बहुत जुड़े हुए होते हैं। उनका मतलब एक तरीके से अगर धर्म में कोई बात लिखी गई है, धर्म शास्त्रों में कोई बात लिखी गई है, तो वो एक तरीके से पत्थर की लकीर हो जाती है। तो अगर हमें लैंगिक समानता को प्राप्त करना है, लैंगिक समानता की राह पर चलना है, तो अभी जैसे मैंने आपको कहा कि परिवार द्वारा जो समाजीकरण किया जा रहा है, उसपे जो निहित मूल्य हैं, उनको परिवर्तित करना होगा। और कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताएँ हैं अभी भी हमारे समाज में, जैसे कि महिलाओं को जब मासिक धर्म होता है तो उस समय हम मंदिर में प्रवेश करने नहीं देते हैं कि अशुद्ध हो जाएगा। तो इस तरीके की जो रूढ़ियाँ प्रचलित हैं समाज में, उनको कहीं न कहीं बदलना होगा। और जब हम समाज के ये जो जो प्रमुख स्तंभ हैं, इनको अगर हम बदल देंगे, तो समाज में बाकी जो लोग हैं, उनकी विचारधारा में परिवर्तन अवश्य आएगा। इसके अलावा जो जेंडर बजटिंग है, उसके माध्यम से भी हम महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभार्थी बनाएँ और विकास की यात्रा में उनको एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ें। हालाँकि हमें ये ध्यान रखना होगा कि जेंडर बजटिंग जो है वो लैंगिक असमानता को ख़त्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा सकता है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जीआरबी के माध्यम से जो भी नीतियाँ हैं, उनको और अधिक प्रभावित और अधिक व्यापक और जो एक व्यापक दृष्टिकोण लेकर हमें चलना होगा। और जो बजट का आवंटन है, वो उचित और व्यावहारिक करना होगा, उसका आवंटन व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित करना होगा और व्यावसायिक सुधारों के लिए जेंडर बजटिंग को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता से जोड़ना होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपने लैंगिक असमानता को अच्छे से समझ लिया होगा। इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं या बाकी के जो विषय हैं, उनको हम आगे आने वाले व्याख्यानों में समझेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।